students, Assalamu alaikum. This is me Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो है एक प्रॉब्लम जो है आप लोगों को स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा, उसको डिस्कस करता चलूँ, उसका सोल्यूशन भी आपको बताता चलूँ कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ना उम्मीद हो चुके हैं कि अब तो हम पास नहीं हो सकते, या हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हमने पूरे साल नहीं पढ़ा और एग्जाम्स होने में जो है वो 1 माह से भी कम टाइम रह गया, हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है इस चीज़ को सोचकर कभी भी मत परेशान हो कि यार मैं इस दफ़ा पास नहीं हो सकता, कि मैं तो यार ये एग्ज़ाम दे नहीं सकता, या एग्ज़ाम दूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। देखिए वो स्टूडेंट्स भी तो हैं जो चैप्टर्स को याद करते हैं, जो है जो भी टॉपिक चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट होता है उसको देख लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब मसला सिर्फ ये आ रहा है कि आपको जो है खुद को पुश करना है, आपको खुद को चैलेंज देना है, आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो थोड़ा सा थिंक करना है, सोचना है कि नहीं यार, अगर मेरा दोस्त याद कर सकता है या वो तैयारी कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह पाक ने दिमाग तो हर किसी को एक जैसा दिया है, टाइम भी हर किसी के पास एक जैसे, हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करता हूँ। हो सकता है जो मेरा दोस्त है वो उन 24 घंटों में से 6 घंटे पढ़ रहा हो सकता है मेरा दोस्त उन 24 घंटों में से 8 घंटे पढ़ रहा हो, और फिर आप अपने गिरबान में झांकिए कि यार मैं उन 24 घंटों की कंजप्शन कैसे कर रहा हूँ। मैं तो उन 24 घंटों के अंदर जो है वो 1 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ता या पढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो रील्स देख रहा हूँ, मैं तो फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं तो गेम्स खेल रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को पेन दें, जब तक आप पेन नहीं लेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं जो है कोई ऐसा जादू हो जाए या कोई मैजिक स्टिक मिल जाए जिससे मैं जो है वो घुमाऊं और जो है फौरन से पास हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। 1 नाइट के अंदर आप सिलेबस कवर भी नहीं कर सकते सारा। तो थोड़ा सा इस चीज को सोचें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है 12th केमिस्ट्री में आपको, तो फिर आप यूट्यूब पर आ जाएं, आप केमिस्ट्री विद अली हसन सर्च करें, वहां पर 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर स्टडी प्लान अपलोड है। 11 चैप्टर्स का प्लान है अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं, 8 चैप्टर्स का प्लान है अगर आपको 75 मार्क्स लेने हैं, 6 चैप्टर्स का प्लान है जिसमें आपके 65 मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप 6 चैप्टर्स का प्लान अडॉप्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे डिसहार्ट ना हो कि भाई मैं तो पास हो ही नहीं सकता, या मैं ये कर ही नहीं सकता, यार मैं सबसे ज्यादा जो है ना दुनिया का लाइक करेंग स्टूडेंट ही मैं हूँ, मैं तो पास हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, आप खुद को पुश करना पड़ेगा, देन आप जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो सकते हैं। आप अपने टाइम टेबल स्केड्यूल करें और उसमें आप देखें कि यार मुझे खुद को चैलेंज दें कि एक दिन के अंदर मुझे जो है इस चैप्टर के 2 से 3 टॉपिक याद करने हैं। और उनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप मेरे चैनल पर आए, आपको 10-10 मिनट की वीडियो जो है मिल जाएंगी, हार्डली कोई वीडियो होगी जो 15 मिनट की होगी या 20 मिनट की होगी। अब आप मुझे देखें, आप मुझे बताएंगे, बुक लेके बैठते हैं उसी टॉपिक को, तो आप घंटा पहले तो सोचेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगी, फिर आप क्या करेंगे, एग्जॉस्ट होकर फेंक देंगे बुक, यार मुझसे नहीं हो रहा। तो इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल पर आए, आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनकी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट की भी अपलोड कर चुका हूँ। आप थोड़ा सा उन वीडियोस को वॉच कर लें, 10 मिनट की वीडियो वॉच करें, आपको टॉपिक जहां पर अंडरस्टैंड होगा वहां पर आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए चीजें जो है वो आसान हो सकती हैं, लेकिन अगर आप करने पर आए, अगर आप अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करें कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे ये तैयार करना है, तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन बीट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप खुद ही खुद को हरा सकते हैं, कोई और आपको नहीं हरा सकता। तो अगर आप कहें कि यार नहीं मैंने खुद से नहीं हारना, मुझे ये करना है, करके दिखाना है, देन यू कैन इजीली डू द जॉब। तो खैर आप जो है आज मैं लोगों के लिए 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रेशन एनर्जी, वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए चलिए इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक इसमें हाइड्रा का वर्ड है और एक एशियन का वर्ड है। हाइड्रा मींस होता है वाटर और एशियन का मतलब होता है प्रोसेस। जनरल डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरैक्ट विद सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉल्यूट के आयंस को सराउंड करते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स ने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से घेरा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। मैं अभी सिर्फ आपको वर्ड हाइड्रेशन समझा रहा हूं, एनर्जी की बात मैं बाद में करूंगा। अब हम आते हैं कि जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्म का मतलब होता है ये
ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो, उस प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। अब व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक, उसकी रीजन भी यहाँ पर मैंने राइट किया। क्या रीजन है जी? हमने लिया एक कंटेनर, उसमें हमने ऐड अप कर दिया वाटर। वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसमें सल्यूट ऐड कर दिया, कौन सा? NaCl, नमक मैंने ऐड कर दिया। NaCl को पानी में ऐड करेंगे तो वो टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। अब होता क्या है कि जो Na पॉजिटिव आयन है, इसको पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। कैसे कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन का एटम है उस पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की रीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम क्या देते हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस। क्यों? Na पॉजिटिव क्या है? आयन। पानी का मॉलिक्यूल क्या है? डाइपोल। डाइपोल क्यों कहते हैं? आप देखें, आपको पानी के एक मॉलिक्यूल पे दो तरह के चार्जेस दिखाई देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो इसे कहते हैं डाई का मतलब दो, पोल का मतलब एंड या कॉर्नर। तो दो एंड हैं जिसमें एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पानी के मॉलिक्यूल का जो है यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से जो Cl नेगेटिव आयन है उसको भी पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करती हैं, लेकिन उसको पानी के मॉलिक्यूल का जो H है वो सराउंड करता है, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव। तो ऑपोजिट चार्जेस अगेन यहाँ पर डेवलप होंगे। अगेन उन फोर्सेस का नाम क्या होगा? आयन डाइपोल फोर्सेस। और ये कौन सी फोर्सेस हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक बात अपने जहन में बैठा लें, जब भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में या दो एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए तो एनर्जी हमेशा वहां से रिलीज होती है। अब देखें जरा, मैंने ये चीज लिखी है कि आयन डाइपोल फोर्सेस आर क्रिएट हो गई किसके दरमियान में? सल्यूट आयंस के दरमियान में और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। सल्यूट आयंस का मतलब Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कॉज, अब यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में क्रिएट हो रही है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो वहां पर एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो सिस्टम जाता है स्टेबिलिटी की तरफ। स्टेबिलिटी की तरफ जब कोई भी सिस्टम जाता है तो स्टेबल सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है? कम होती है। तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये जो सिस्टम है सल्यूट आयंस का और पानी के मॉलिक्यूल्स का, ये एनर्जी बाहर निकालनी शुरू कर देगा। जब एनर्जी बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा, तो ऐसे प्रोसेस को नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। यहां तक क्लियर होगी? आगे देखते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं बुक की डेफिनेशन पे कि बुक में हाइड्रेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन राइट की गई है। बुक में डेफिनेशन क्या है? हीट, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। दो बातें उसने की कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ऐसा कब होगा? व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, जब आप 1 मोल गैसियस आयंस लें। हमारी बुक में कौन सी एग्जांपल डिस्कस हुई है? H पॉजिटिव आयन की जो गैसियस फॉर्म में होता है। 1 मोल गैसियस आयंस लें, इसको डिसॉल्व करें वाटर में टू गेट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन की टर्म बाद में समझाऊंगा। अभी बस इतना जहन में बिठाएं कि जब भी 1 मोल गैसियस आयंस को पानी में हल करेंगे तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उससे क्या कहोगे? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसको समझे थोड़ा सा। मेरे पास थी हाइड्रोजन गैस, वाटर के अंदर से मैंने इसको डिसॉल्व किया या पास आउट किया तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था वो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव दो आयंस के अंदर ब्रेक हो गया। गैसियस फॉर्म में था स्टिल। मैंने 1 मोल H पॉजिटिव गैसियस आयंस ले लिए, उसको लिक्विड वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व किया। तो क्या काम हुआ? ये देखें, वही काम जो यहाँ पर हुआ था जब आपने NaCl को पानी में हल किया था। अब आपके H पॉजिटिव आयन को कौन सराउंड करेंगे? पानी के मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का एटम है वो H पॉजिटिव आयंस को चारों तरफ से सराउंड करेगा। जब सराउंड करेगा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी? आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। पीछे आपको कॉन्सेप्ट दे आया हूं कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी को यहाँ क्या नाम दे देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी का। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने जब इस H पॉजिटिव आयन को सराउंड किया तो एनर्जी रिलीज हुई। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप 1 मोल आयंस को पानी में हल करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज एनर्जी को नाम क्या दे देंगे? हाइड्रेशन एनर्जी का। खैर, अब यहाँ पर होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर की मदद से इस H पॉजिटिव को अपने साथ अटैच कर लेगा। हाइड्रोजन पहले 2 थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, 3 हाइड्रोजन के आइटम हो गए। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल कर लिया, एक लोन पेयर इसके पास बच गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और पॉजिटिव चार्ज आया। फिर आगे मैंने डेल्टा H लिखी है और साथ में छोटा h लिख दिया है। छोटा h का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान में डेल्टा H आपको बताता है एंथैल्पी, किसी भी प्रोसेस के दौरान में कितनी मिकदार में एनर्जी निकलती है या अब्सॉर्ब होती है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान में कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई? 1075 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इज शोइंग कि एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपोजिट आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा फैक्टर्स की। फैक्टर जो है इसका एक ही फैक्टर हमारे बुक में जो है डिस्कस किया गया है वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? चार्ज ओवर साइज की इक्वल होती है। आपके लिए एक रिलेशन लिख के गया हूं, इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करें और इसी को याद करें कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। इस रिलेशन को एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मैंने लिख दिया Mg+2 और मैंने लिख दिया Li+1। ये मैग्नीशियम का आयन है, ये आपका लिथियम का आयन है। मैग्नीशियम आयन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लिख दीजिए 1903 और लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी लिख दीजिए 510 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर देखें, आपने इस नेगेटिव साइन को नहीं देखना, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। आपने जस्ट वैल्यूज को देखना है। 1903 जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा का वर्ड लिखा है। 510 छोटी वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम का वर्ड लिखा है। अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो मैग्नीशियम है इसको जब पानी में हल करते हैं तो ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जब लिथियम आयन को पानी में हल करते हैं तो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। रीजन क्या है उसको अंडरस्टैंड करें। आप देखें कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के। अब चार्ज देखें, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2। ये देखें मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? हाई चार्ज है जो कि है +2। अब इस रिलेशन पर वापस आ जाए कि जितना बेटा चार्ज ज्यादा होगा उतनी आपकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए मैग्नीशियम पर चार्ज क्या है? ज्यादा। चार्ज डेंसिटी हुई ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो गई? ज्यादा। अब लिथियम पे आ जाए, लिथियम पे +1, मैग्नीशियम के मुकाबले में चार्ज कम है। अगर मैं कहूं चार्ज हुआ कम तो चार्ज डेंसिटी हुई कम। चार्ज डेंसिटी हुई कम तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो गई? कम। दैट इज द रीजन कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ये रिलेशन आपको समझ आ गया होगा और एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो फैक्टर है बेटा जी इसमें चार्ज डेंसिटी में, तो मैंने आपको चार्ज की एग्जांपल देके समझाया। अब आपको साइज की एग्जांपल देके समझाता हूं। साइज देखिए, लिथियम आयन लिखा मैंने, लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है सोडियम आयन से। रीजन आप देखें, पीरियोडिक टेबल में लिथियम ऊपर होता है और सोडियम नीचे, और हमें पता है ऊपर से नीचे जाते हुए साइज क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। तो इट मींस लिथियम का साइज क्या है आपके पास? स्मॉल। अब रिलेशन पर वापस आ जाए, जिसका साइज कम होगा, मैंने क्या कहा? जिसका साइज क्या होगा? कम, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए साइज किसका कम है? लिथियम का। लिथियम ऊपर पड़ा हुआ ना, जिसका साइज होगा कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। ये वैल्यू के साथ ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। और सोडियम को देखें कि सोडियम का साइज आपके पास क्या है? ज्यादा। इसका साइज होगा ज्यादा, उसकी चार्ज डेंसिटी होगी कम, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। इसलिए मैंने लिखा कि सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? कम। तो इस तरीके से आप साइज के एस्पेक्ट में भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है और चार्ज जो है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी, फैक्ट्स समझा दी। आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ आते हैं जी। पीरियोडिक ट्रेंड में दो चीजें आ जाती हैं पीरियोडिक टेबल में, एक तो होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप कहते हैं आपके पास वर्टिकल कॉलम को पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं, इसके लिए टर्म यूज की जाती है ग्रुप की। मैंने यहाँ पर लिखा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस।
आपको पता है जब भी पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयन का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। कैसे? वही वाली एग्जांपल जो यहाँ समझाई थी कि लिथियम और सोडियम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सोडियम का साइज है वो बढ़ेगा। अच्छा, साइज बढ़ने से क्या काम हुआ कि साइज जितना ज्यादा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज का चार्ज डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर आएंगे, जितना साइज देखें, साइज जितना बढ़ेगा, साइज ज्यादा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी कम, जितनी चार्ज डेंसिटी कम उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम। तो ये चीज यहाँ पर वर्डिंग के फॉर्म में लिखी कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी और एट द एंड हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने लिख दी ग्रुप के फॉर्मेट के अंदर। हमने देखा जी फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम है, उससे नीचे सोडियम है, उससे नीचे पोटाशियम है। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब वैल्यू से अंदाजा लगा रहे हैं, लिथियम की 499 है, सोडियम की 390 है और पोटाशियम की 305 है। तो साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ऊपर से नीचे जाते हुए क्या हो रही है, कम हो रही है। सेकंड टेंडेंसी क्रॉस पीरियड। व्हाट इज पीरियड? आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है या पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड पीरियड। मैंने कहा क्रॉस पीरियड द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपके पास द साइज ऑफ आयन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली वो शेल्स को खींचेगा, शेल्स करीब करीब आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज से साइज हो गया कम, जितना साइज कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये सारी कहानी जो है पूरे टॉपिक में की वो छुपी हुई है इस रिलेशन के अंदर। अगर आप इस रिलेशन को समझ लें, इसको याद कर लें, तो ये सारी बातें लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने यही बात की है कि पीरियड के अंदर क्या हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन जितना साइज ज्यादा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। अब ये देखें, आपके पास एग्जांपल भी लिखी थी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 और इधर +3। यहाँ चार्ज के एस्पेक्ट में बात हो रही है, साइज के एस्पेक्ट में बात नहीं कर रही। लेफ्ट टू राइट जाते आप देखिए कि चार्ज जब बढ़ता है, यहाँ पर देखें रिलेशन, जितना चार्ज ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। अब सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है। चार्जेस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी आयन पे उतना स्ट्रांगली पानी के मॉलिक्यूल उस आयन को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी इतनी एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। इसकी देखें 410, 1903, 4613। तो वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज। मेन रीजन इज द चार्ज +1 +2 +3 के चार्ज बढ़ने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसकी पीरियोडिक टाइम भी राइट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।